सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो के अंदर। सो आज हम बात करने वाले हैं नोड जेएस के बारे में। सो आज हम डिटेल में समझेंगे कि नोड जेएस क्या होता है, नोड जेएस का आर्किटेक्चर क्या होता है, नोड जेएस कैसे काम करता है, नोड जेएस के अंदर ब्लॉकिंग ऑपरेशन क्या होता है, नॉन ब्लॉकिंग ऑपरेशन क्या होता है, और समझेंगे कि उसके अंदर इवेंट लूप क्या होता है, इवेंट क्यू क्या होता है, नोड जेएस के अंदर थ्रेड पूल क्या होता है। इन सबको डिटेल में समझेंगे विद एग्जाम्पल के थ्रू। सो चलिए जी, शुरू करते हैं वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम। ओके। सो हम लोग बात करेंगे नोड जेएस के बारे में। हम लोग पहले समझते हैं नोड जेएस का बेसिक ओवरव्यू। सो नोड जेएस क्या होता है कि नोड जेएस एक रन टाइम एनवायरनमेंट है। सो वो क्या करता है कि जो जावास्क्रिप्ट का हमारा कोड है उसको ब्राउजर के बाहर भी रन करने के लिए हेल्प करता है। ओके। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि जो जावास्क्रिप्ट का हमारा कोड था वो ब्राउजर ब्राउजर तक ही सीमित था कि हम उस कोड को ब्राउजर पे ही हम रन कर सकते थे। लेकिन विद द नोड जेएस यू कैन रन द जावास्क्रिप्ट कोड आउटसाइड द ब्राउजर। Like you can run your code in your computer or in your server, not just in the browser. You can run anywhere. ओके। सो जो नोड जेएस है वो क्या करता है, वो अनसिंक्रोनसली टास्क को भी मैनेज कर सकता है। मीन्स वो मल्टीपल टास्क को साइमल्टेनियसली रन रन कर सकता है। और जो नोड जेएस विद नोड जेएस यू कैन बिल्ड अ वेब सर्वर, हैंडल डेटाबेस ऑपरेशन एंड मोर, ऑल यूजिंग जावास्क्रिप्ट। ओके। सो अब हम समझते हैं कि नोड जेएस का जो आर्किटेक्चर है वो कैसे काम करता है। सो बेसिकली आर्किटेक्चर कैसे काम करता है कि एक क्लाइंट होता है, वो क्लाइंट कुछ रिक्वेस्ट करता है सर्वर को, और सर्वर उस रिक्वेस्ट के बिहाफ पे कुछ रिस्पॉन्स क्लाइंट को वापस देता है। ओके। सो अब हम देखेंगे कि वो जो रिक्वेस्ट करता है वो रिक्वेस्ट कितनी टाइप की रिक्वेस्ट हो सकती है, वो रिक्वेस्ट कैसे प्रोसेस होती है नोड जेएस के अंदर। तो बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे बहुत सारे क्लाइंट होते हैं और एक नोड जेएस का सर्वर होता है। सो जो क्लाइंट होता है वो क्या करता है, कुछ रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को। तो सर्वर के अंदर जो ये नोड जेएस है उसके अंदर क्या होता है कि एक इवेंट क्यू होता है। जो इवेंट क्यू होता है वो इवेंट क्यू के अंदर क्या होता है कि उस इवेंट क्यू के अंदर बहुत सारी रिक्वेस्ट होती है। सो इवेंट क्यू होता है जो जितनी भी सारी रिक्वेस्ट आती है क्लाइंट के थ्रू, वो सारी रिक्वेस्ट सबसे पहले इवेंट क्यू के अंदर आती है। और वो जो इवेंट क्यू के अंदर रिक्वेस्ट आती है यहाँ पे सारी रिक्वेस्ट की यहाँ पे लाइन लगती है। उसके बाद क्या होता है कि इसके अंदर एक इवेंट लूप होता है। फिर यहाँ पे जो भी रिक्वेस्ट है वो रिक्वेस्ट जाएगी इवेंट लूप के पास। ओके। तो जो और ये जो रिक्वेस्ट जाएगी वो फीफो फॉरवर्ड में जाएगी। मीन्स जो रिक्वेस्ट पहले आई है वो पहले इवेंट लूप के पास आएगी। ओके। सो जो रिक्वेस्ट होती है वो दो दो तरह की होती है। एक होती है ब्लॉकिंग और दूसरी होती है नॉन ब्लॉकिंग। सो यहाँ पे दो टाइप के टास्क होते हैं, ब्लॉकिंग ऑपरेशन होते हैं और दूसरे होता है नॉन ब्लॉकिंग ऑपरेशन होता है। तो जो नॉन ब्लॉकिंग ऑपरेशन होता है उसको हम लोग कह सकते हैं कि वो असिंक्रोनस ऑपरेशन है, और जो ब्लॉकिंग ऑपरेशन है वो सिंक्रोनस ऑपरेशन है। ओके। सो यहाँ पे क्या होता है कि जो इवेंट लूप है वो क्या करता है कि जो नॉन ब्लॉकिंग ऑपरेशन है ऑपरेशन होते हैं उसको वो साइमल्टेनियसली रन करता है। ओके। और जब भी वो रन हो जाती है और उसका उसका जो रिस्पॉन्स है वो क्लाइंट को वापस सेंड कर देता है। ओके। लेकिन जो ब्लॉकिंग ऑपरेशन है, जो ब्लॉकिंग ऑपरेशन है होते हैं वो कहा जाते हैं, वो जाते हैं थ्रेड पूल के अंदर। अभी ये थ्रेड पूल क्या है, तो थ्रेड पूल के अंदर बहुत सारे थ्रेड हो गए। मीन्स थ्रेड पूल के अंदर बहुत सारे वर्कर्स होते हैं जो जो ब्लॉकिंग टास्क है उसको हैंडल कर रहे होते हैं। सो जब भी कोई ब्लॉकिंग ऑपरेशन थ्रेड पूल के पास आएगा तो उसको कोई एक थ्रेड असाइन होगा। और वो जो थ्रेड असाइन होगा वो थ्रेड क्या करेगा, उस जो रिक्वेस्ट है उसको प्रोसेस करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। और उसके बाद जो भी उसका रिस्पॉन्स है वो सेंड कर देगा क्लाइंट को। लेकिन ये जो थ्रेड पूल है उसके अंदर लिमिटेड थ्रेड होते हैं। मीन्स डिफॉल्ट नोड जेएस के अंदर टोटल 4 थ्रेड होते हैं, डिफॉल्ट होते हैं। ओके। और ये जो थ्रेड है वो आप अपनी मर्जी से बढ़ा भी सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप थ्रेड बढ़ा के 1000 कर सकते। उसकी भी कुछ लिमिटेशन होती है कि वो डिपेंड होता है आपके सीपीयू पे डिपेंड होता है। कि सपोज आपका 8 कोर सीपीयू है तो आप मैक्सिमम 8 थ्रेड ही यूज कर सकते हो, उससे ज्यादा आप यूज नहीं कर सकते। और डिफॉल्ट इसके अंदर 4 थ्रेड ही होते हैं नोड जेएस के अंदर। और इसके अंदर अब क्या होता है कि सपोज यहाँ पे क्लाइंट ने कुछ रिक्वेस्ट की। सपोज यहाँ पे हमारे पास टोटल 3 ही थ्रेड है। और जब भी क्लाइंट ने कुछ रिक्वेस्ट की तो पहले क्लाइंट ने कुछ रिक्वेस्ट की तो रिक्वेस्ट आई थ्रेड के पास, उसको कोई एक थ्रेड असाइन हो गया और वो थ्रेड प्रोसेस करेगा उस रिक्वेस्ट को। उसके बाद दूसरी रिक्वेस्ट आई तो दूसरा थ्रेड उसको असाइन हो गया। तीसरी रिक्वेस्ट आई, तीसरा उसको थ्रेड असाइन हो गया। लेकिन अभी क्या होगा कि जो सारे थ्रेड है वो बिजी हो गए। जो चौथी रिक्वेस्ट आएगी सो उसके पास तो कोई थ्रेड होगा ही नहीं। मैं बात कर रहा हूँ ब्लॉकिंग ऑपरेशन की।
सो वो क्या करेगा कि वो रिक्वेस्ट वेट करेगी। कब तक वेट करेगी? जब तक वेट करेगी कि यहाँ से जो कोई थ्रेड है वो फ्री नहीं हो जाए। और जब भी कोई थ्रेड फ्री होगा तो उसको ये रिक्वेस्ट है उस थ्रेड को असाइन हो जाएगी और वो थ्रेड उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा। तब तक ये जो क्लाइंट है उसके लिए वेट करता रहेगा। ओके, सो जो ब्लॉकिंग ऑपरेशन होते हैं उसमें क्या होता है कि जो क्लाइंट होता है उसको वेट करना पड़ता है यहाँ पे। और जब भी उसकी रिक्वेस्ट प्रोसेस हो जाएगी उसके बाद ही उसको रिस्पॉन्स मिलेगा। सो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि ये जो नोड जेएस का आर्किटेक्चर कैसे काम करता है। अब मैं आपको इसको प्रैक्टिकल करके समझाऊंगा कि नोड जेएस के अंदर ब्लॉकिंग ऑपरेशन और नॉन ब्लॉकिंग ऑपरेशन कैसे लिख सकते हैं और कैसे हैंडल कर सकते हैं और कैसे वो एग्जीक्यूशन होता है, वो मैं पूरा फ्लो आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। ओके, सो अब हम चलते हैं हमारे टर्मिनल पे। तो यहाँ पे मैं अपने टर्मिनल पे आ चुका हूँ। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ, मेक डायरेक्टरी नोड इंट्रो। ओके, और इसको अब मैं क्या करूंगा, जाऊंगा एक फोल्डर के अंदर, नोड इंट्रो। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस फोल्डर को मैं ओपन करता हूँ वीएस कोड के अंदर। और यहाँ पे मैं एक फाइल क्रिएट कर देता हूँ जो कि है इंडेक्स डॉट जेएस। ओके, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं अपने एफएस मॉड्यूल को इंपोर्ट करता हूँ, रिक्वायर्ड एफएस। और यहाँ पे मैं एक और टेक्स्ट फाइल क्रिएट करूंगा जिसका नाम है लार्ज टेक्स्ट डॉट टीएक्सटी। और इसके अंदर मैं कुछ टेक्स्ट डालता हूँ, जैसे हेलो वर्ल्ड, सॉरी, हेलो दोस्तों, दिस इज मिस्टर कोडर यूट्यूब चैनल। ओके, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय। ओके, तो यहाँ पे मैंने कुछ टेक्स्ट डाल दिया मेरे टेक्स्ट फाइल के अंदर। ओके, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं सबसे पहले ब्लॉकिंग ऑपरेशन के मैं आपको बताता हूँ कि जो सिंक्रोनस फंक्शन होते हैं वो कैसे काम करते हैं नोड.js के अंदर और वो कैसे एग्जीक्यूट होते हैं। सो हम लोग यहाँ पे बेसिकली क्या करेंगे, जो हमारे टेक्स्ट फाइल है उसका डेटा हम लोग एक्सेस करेंगे यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे मैं सबसे पहले कंसोल लॉग लिखता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ ब्लॉकिंग ऑपरेशन। ओके, और यहाँ पे डेटा, मैं यहाँ पे डेटा को गेट करूंगा, जो मेरे टेक्स्ट फाइल के अंदर जो डेटा है उसको गेट करूंगा यहाँ पे। तो fs डॉट रीड फाइल सिंक। सो ये जो रीड फाइल सिंक है, ये जो फंक्शन है वो एक सिंक्रोनस फंक्शन है। ओके, तो लार्ज, मेरी फाइल का नाम है लार्ज टेक्स्ट डॉट टीएक्सटी। और यहाँ पे मैं देता हूँ UTF-8। ओके, उसके बाद ये जो मेरा डेटा है उसको यहाँ पे प्रिंट करूंगा, कंसोल डॉट लॉग डेटा, और यहाँ पे डेटा, और यहाँ पे एक और कंसोल 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 डॉट लॉग एंडिंग प्रोसेस। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, टर्मिनल पे चलता हूँ और हमारे कोड को रन करता हूँ। सो नोड इंडेक्स डॉट जेएस। ओके, सो जो देखो हमारा एक कोड रन हो चुका है। यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले एग्जीक्यूट हुआ ब्लॉकिंग ऑपरेशन। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है ब्लॉकिंग ऑपरेशन। उसके बाद क्या हुआ कि ये जो कोड है वो क्या करता है, ये जो फंक्शन है वो क्या करेगा, हमारे टेक्स्ट फाइल के अंदर जाएगा और यहाँ वहां से जो भी कंटेंट है वो यहाँ पे लाके इस वेरिएबल वेरिएबल के अंदर स्टोर करेगा और उसके बाद ये यहाँ पे प्रिंट करेगा। तो देखो उसके बाद मेरा जो कंटेंट है वो मेरा यहाँ पे प्रिंट हो गया। और उसके बाद मेरा जो ये जो लॉग है वो प्रिंट हो गया। ओके, सो इसके अंदर हुआ क्या, देखो बेसिकली कुछ फंक्शन यहाँ पे रन हुआ, सॉरी यहाँ पे एक हमारा मेरा कंसोल यहाँ पे रन हुआ। उसके बाद जब तक ये कोड पूरा प्रोसेस नहीं हो गया, जब तक ये मेरी जो टेक्स्ट फाइल है वो रीड करके उसका आउटपुट नहीं आया, तब तक ये जो कंसोल लॉग है एंडिंग प्रोसेस वाला वो रन नहीं हुआ। यहाँ पे कोड, यहाँ पे कुछ वेट किया, उसके बाद ये प्रोसेस कंप्लीट हुई और उसके बाद ही आगे की प्रोसेस एग्जीक्यूट हुई। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये ब्लॉकिंग ऑपरेशन हुआ। यहाँ पे ये ब्लॉकिंग ऑपरेशन हो गया कि यहाँ पे इस इस टास्क को ये जो कंसोल लॉग है उसको यहाँ पे वेट करना पड़ा
कब तक, जब तक ये पूरा प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो गए। ओके, अब मैं आपको समझाता हूँ कि नॉन ब्लॉकिंग ऑपरेशन क्या होता है। तो कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग और नॉन ब्लॉकिंग ऑपरेशन। ओके, सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, fs डॉट रीड फाइल। रीड फाइल जो फंक्शन है वो एक फंक्शन है, वो असिंक्रोनस फंक्शन है। तो यहाँ पे लार्ज टेक्स्ट डॉट txt utf8, और यहाँ पे मैं एक कॉल बैक पास करूँगा, उसके अंदर एरर और डेटा। इफ एरर देन तो एरर। ओके, अदरवाइज कंसोल डॉट लॉग डेटा यहाँ पे मेरा प्रिंट हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग एंडिंग प्रोसेस। ओके, सो यहाँ पे क्या हुआ देखो, यहाँ पे मैंने कुछ कोड लिखा है। यहाँ पे सबसे पहले लॉग है जो नॉन ब्लॉकिंग ऑपरेशन का है, और यहाँ पे ये जो हमने एक असिंक्रोनस फंक्शन यहाँ पे यूज किया है, और ये फंक्शन करेगा सेम ही। वो क्या करेगा, जो टेक्स्ट फाइल का जो डेटा है वो लाएगा और उसको हमारे कंसोल के अंदर प्रिंट कर देगा, और उसके बाद जो लास्ट कंसोल है वो एक प्रोसेस एंडिंग करके कुछ सिग्नल दे देगा। आप समझो। ओके, सो अब मैं इसको रन करता हूँ। तो नोड इंडेक्स डॉट जेएस। ओके, सो यहाँ पे मेरा जो कोड है वो रन हो चुका है। सो आप मेरा आउटपुट देखो, यहाँ से नॉन ब्लॉकिंग ऑपरेशन है वहां से। ओके, सो इसके अंदर क्या हुआ कि सबसे पहले मेरा जो ओके, सो सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ, मेरा जो नॉन ब्लॉकिंग ऑपरेशन है वो लॉग यहाँ पे प्रिंट हो गए। ओके, उसके बाद क्या प्रिंट हुआ देखो यहाँ पे, उसके बाद प्रिंट हुआ एंडिंग प्रोसेस। एंडिंग प्रोसेस मेरा यहाँ पे प्रिंट हुआ, और उसके बाद जो मेरे टेक्स्ट फाइल का जो डेटा वो यहाँ पे प्रिंट हुआ। पहले वाले केस में क्या हुआ था कि जो एंडिंग प्रोसेस है वो बाद में प्रिंट हुआ था, पहले वो टेक्स्ट फाइल का डेटा प्रिंट हुआ। लेकिन यहाँ पे ये जो डेटा है वो यहाँ पे लास्ट में क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि ये जो फंक्शन है वो असिंक्रोनस फंक्शन है, मींस ये एक नॉन ब्लॉकिंग ऑपरेशन है। ये जो हमारा है नॉन ब्लॉकिंग ऑपरेशन। ओके, सो इसके अंदर क्या हुआ, पहले मेरा ये कंसोल लॉग ये मेरा रन हुआ। उसके बाद ये जो कोड है वो कोड क्या करेगा कि वो कोड टेक्स्ट फाइल के अंदर जाएगा और टेक्स्ट फाइल का डेटा रीड करेगा, और यहाँ पे लाके, और उसके बाद यहाँ पे डेटा वो लाएगा। ओके, सो ये जो प्रोसेस है वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। सो इसके लिए क्या हुआ कि इसके लिए हमने उसने वेट नहीं किया, लेकिन डायरेक्टली उसने क्या किया कि आगे की प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर। ये जो हमारी प्रोसेस है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट हो गई, और ये जो मेरी प्रोसेस है वो बैकग्राउंड में चल रही थी। ओके, सो उसके बाद ये प्रोसेस रन हुई। उसके बाद जब भी ये प्रोसेस पूरी रन हो गई और इसका जो आउटपुट प्रॉपर आ गया, तो उसने उसके बाद इस प्रोसेस ये जो आउटपुट है वो यहाँ पे हमको दिखा दिया। ओके, सो क्या हुआ कि ये जो प्रोसेस है यहाँ पे ये नहीं हुआ कि जब तक ये डेटा रीड करने गया तब तक ये जो एंडिंग प्रोसेस कंसोल है उसको वेट करना पड़ेगा। नहीं, नॉन ब्लॉकिंग ऑपरेशन में ऐसा नहीं होता। नॉन ब्लॉकिंग ऑपरेशन में कोई भी टास्क वेट नहीं करता, वो आगे रन करता ही रहता है, और जब भी जो पेंडिंग में टास्क होते हैं वो बैकग्राउंड में उसकी प्रोसेस रन हो रही होती है, और जब भी उसकी प्रोसेस रन हो जाती है तब वो आके रिस्पॉन्स यहाँ पे दे देता है। तो ऐसे ही नॉन ब्लॉकिंग ऑपरेशन नोड जेएस के अंदर हैंडल होते हैं, और ऐसे ही नॉन ब्लॉकिंग ऑपरेशन रन हो रहे होते हैं नोड जेएस के अंदर। तो आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा कि नोड जेएस आर्किटेक्चर क्या होता है, कैसे काम करता है। नोड जेएस के अंदर ब्लॉकिंग ऑपरेशन कैसे हैंडल होते हैं, नॉन ब्लॉकिंग ऑपरेशन कैसे हैंडल हो सकते हैं, इवेंट क्यू क्या है नोड जेएस के अंदर, नोड जेएस के अंदर थ्रेड पूल क्या होता है, इवेंट लुक क्या होता है, आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।